नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा दोनों मुल्कों के बीच जल्दी ही रुपए में व्यापार शुरू होगा। अभी तक दोनों मुल्कों के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका भुगतान डॉलर में होता है। दोनों देशों की आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ज्यादा कैसे बढ़े, इसके रास्ते तलाशे जाएंगे। G20 समिट में शामिल होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक दिन का स्टेट विजिट आज शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बायलैटरल मीटिंग हुई। मीटिंग में किन इश्यूज पर बात हुई, हज यात्रा को लेकर क्या फैसला हुआ, हाजियों के लिए हज को और आसान बनाने के लिए, खर्चा कम करने के लिए, ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए, हाजियों का कोटा बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए गए, ये सारी बात करेंगे आज की बात में। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि G20 समिट पर अब सियासत कैसे होने लगी। G20 के चक्कर में कैसे विरोधी दल के अलायंस में मुश्किल पड़ गई। लालू यादव, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी से लेकर शशि थरूर तक किसने क्या कहा, कैसे सरकार पर हमला किया और कैसे केजरीवाल की पार्टी ने G20 की सफलता का क्रेडिट लेने की कोशिश की, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त क्यों कहा और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके जवाब में क्या कहा। दरअसल सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2 दिन पहले ही दिल्ली आ गए थे, लेकिन 2 दिन तक मोहम्मद बिन सलमान G20 के मेंबर की हैसियत से भारत में थे। आज मोहम्मद बिन सलमान भारत के स्टेट गेस्ट बने। प्रिंस सलमान के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट डिनर दिया है। इस समय राष्ट्रपति भवन में यह डिनर चल रहा है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर समेत कैबिनेट के कई मिनिस्टर शामिल हैं। प्रिंस सलमान दूसरी बार भारत के स्टेट गेस्ट बने हैं। स्टेट गेस्ट के तौर पर उनकी यात्रा की औपचारिक शुरुआत आज सुबह राष्ट्रपति भवन में हुई, जहां उनका स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रिंस सलमान हैदराबाद हाउस आए। यहां दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इसके बाद भारत और सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों ने एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप पर बात की। सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब भारत और सऊदी अरब मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी सेनाओं के इस्तेमाल के लिए सामान बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सर। भारत सऊदी अरब का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर है। वहीं सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत अपने कच्चे तेल के इंपोर्ट का 18% सऊदी अरब से खरीदता है। दोनों देश अभी डॉलर में कारोबार करते हैं, लेकिन अब भारत और सऊदी अरब रुपए और रियाल में व्यापार करने पर बातचीत कर रहे हैं। G20 सम्मेलन में मोदी ने भारत से यूरोप के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर में सऊदी अरब भी पार्टनर होगा, क्योंकि रेलवे कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सऊदी अरब के साथ रिलेशन मजबूत करने पर काफी जोर दिया है। वो 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। प्रिंस सलमान भी दूसरी बार भारत की स्टेट विजिट पर आए हैं। प्रिंस सलमान और प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री ने सबसे पावरफुल मुस्लिम देश से भारत के रिश्ते बेहतर बनाए हैं। मोदी सरकार की कोशिशों से सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस सलमान के लिए वर्किंग लंच होस्ट किया। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में जिस रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, सऊदी अरब उसका बड़ा पार्टनर है। मोदी ने कहा इस रेल कॉरिडोर से पूरे वेस्ट एशिया और यूरोप का भला होगा। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। इसके बाद प्रिंस सलमान ने कामयाब G20 समिट आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि वो यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों के बीच कभी भी मतभेद नहीं रहे हैं। अब दोनों देश मिलकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों देश मिलकर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के जरिए भविष्य में प्रगति के तमाम अवसरों पर काम कर रहे हैं और इनका भविष्य उज्जवल है। मैं आपको G20 शिखर सम्मेलन कामयाबी से आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। आपने भारत और यूरोप के बीच आर्थिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। हम दोनों देश मिलकर पूरी मेहनत से काम करेंगे और इसे हकीकत में तब्दील करेंगे। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, तब से भारत अपने ऑयल इंपोर्ट का बोझ घटाने के लिए डॉलर के बजाय रुपए में कारोबार पर जोर दे रहा है। सऊदी अरब के साथ भी भारत ने रुपए में कारोबार करने की बातचीत शुरू की है। अगर बात बन गई तो इससे भारत को काफी फायदा होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव औसफ सईद ने बताया कि भारत और सऊदी अरब की एयरफोर्स और आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज भी शुरू होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से चल रहा है। दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर 2 बार युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। अब दूसरी सेनाओं के साझा युद्धाभ्यास पर भी बातचीत चल रही है। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मिलकर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब भी अपने यहां स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए थे तो डिफेंस सेक्टर में सहयोग का समझौता हुआ था। हम कई और मोर्चों पर सहयोग की बात आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक रुपए में व्यापार का सवाल है तो हमारी सऊदी अरब से बातचीत शुरू हो गई है। अभी बातचीत ही चल रही है। प्रस्ताव और कॉन्सेप्ट नोट एक्सचेंज किए गए हैं। सऊदी अरब को पता है कि हमने उस क्षेत्र के कई देशों के साथ रुपए में कारोबार के समझौते किए हैं, तो सऊदी अरब को इन बातों की जानकारी है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी भारत में है। मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। इसलिए भारत और सऊदी अरब के रिश्ते सैकड़ों साल पुराने हैं और नेचुरल हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और काम करने का स्टाइल काफी मिलता जुलता है। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 बनाया है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन पर डिपेंडेंस को कम करके मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी ने विजन 2047 दिया है। मोदी 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरब और भारत के सपने और लक्ष्य एक जैसे हैं, इसलिए दोनों देश मिलकर काम करें तो दोनों का फायदा होगा और इसे दोनों समझते हैं। एक और बड़ी बात, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग देशों के संगठन ओपेक में भी सऊदी अरब का दबदबा है। यूक्रेन वॉर के बाद रूस ने भारत को ऑयल इंपोर्ट पर जो डिस्काउंट देना शुरू किया था, वो डिस्काउंट अब रूस ने 80% तक कम कर दिया है। रूस का डिस्काउंट $30 पर बैरल से घटकर $4 रह गया है। वहीं पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से ऑयल के बदले भारत को चीन की करेंसी युआन में पेमेंट करना पड़ रहा है। इसी वजह से भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को फिर से अरब देशों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। अब अगर सऊदी अरब भारत को ज्यादा तेल सप्लाई करने और रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी, क्योंकि उससे रूस पर ऑयल के मामले में डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और चीन को भी जवाब मिलेगा। हालांकि G20 समिट खत्म हो गया है, ज्यादातर मेहमान लौट गए हैं, लेकिन इस पर सियासत जारी है। और बड़ी बात है कि G20 समिट के कारण विरोधी दलों की एकता खतरे में पड़ गई है। ममता बनर्जी G20 के दौरान
राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए भोज में शामिल हुई थी। ये बात कांग्रेस के नेताओं को अच्छी नहीं लगी। आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने विपक्ष का अपमान किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया और वहां भी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ एक ही टेबल पर बैठी। अधीर रंजन ने कहा कि ममता क्या मैसेज देना चाहती हैं। अधीर रंजन ने ममता को अग्नि कन्या कहा और उन्होंने कहा कि अगर अग्नि कन्या डिनर में न जाती तो क्या कोई उनकी गर्दन पकड़ लेता। भागे भागे उड़े गए दिल्ली का अवस्थान करछे। ममता बनर्जी G20 डिनर में शामिल होने के लिए एक दिन पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गई थीं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर के लिए योगी और अमित शाह के बगल में बैठी थीं। जब मैं बंगाल के लोगों की समस्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ से मिला तो योगी आदित्यनाथ मेरे परिचित थे, वो भी सांसद थे और मैं भी उस समय सांसद था। उस दिन योगी से मिलने के कारण ये टीएमसी वाले मुझे बीजेपी का आदमी बताने लगे थे और आज आप निमंत्रण मिलने के बाद एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गईं, डिनर में शामिल हो गईं। ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाहती हैं? अग्नि कन्या क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर आप नहीं जाते तो कोई आपकी गर्दन नहीं पकड़ता। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन के इस इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने G20 को लेकर एक अलग ही सवाल उठा दिया। ममता ने कहा कि पूरे G20 सम्मेलन में लोटस यानी कमल के फूल को दिखाया गया था। ये तो बीजेपी का सिंबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि ठीक नहीं हुआ। तो इसके बारे में तो हम भी कह सकते हैं कि आप लोटस को G20 में पूरा लोटस बना दिया, G20 का सिंबल। ये भी आपको नहीं करना चाहिए। लोटस सिंबल बीजेपी का सिंबल है, वो भी हमारा नेशनल सिंबल है। कैसे एक पार्टी का सिंबल होता है, इसमें सोचना चाहिए। हम झगड़ा करने के लिए ये बात नहीं किया, हम आपस में ये बात कहते हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम अलग है। राष्ट्रपति के डिनर में न बुलाए जाने से मल्लिकार्जुन खड़गे काफी नाराज हैं। आज उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला किया। खड़गे ने कहा अब तो G20 समिट खत्म हो गया, अब मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, मणिपुर की हिंसा और हिमाचल प्रदेश में आपदा से निपटने पर ध्यान दे। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए G20 का सहारा ले रही थी। खड़गे सरकार पर मुद्दों से भागने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता इसी बात को मुद्दा बनाकर सरकार को कोस रहे हैं कि राष्ट्रपति के डिनर से विरोधी दल के नेताओं को दूर क्यों रखा गया। सचिन पायलट ने कहा कि G20 के डिनर में सरकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया, ये काम बहुत गलत किया। मंत्री जी और भारत सरकार जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको भी वहाँ पे आमंत्रित करती है। जैसे उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है। और ये एकजुटता का संदेश देने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की थी। बहरहाल G20 एक सफल आयोजन हुआ, उसका मैं हमेशा स्वागत कर रहा हूँ। खड़गे को बुलाया नहीं गया, कांग्रेस के ज्यादातर चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं हुए, सिर्फ हिमाचल के मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन कांग्रेस के एक और लीडर, डिप्लोमेसी को समझने वाले फॉर्मर विदेश मंत्री, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि G20 समिट के बाद डिक्लेरेशन जारी हुआ, ये बड़ी बात है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार की बड़ी कामयाबी है। शशि थरूर ने कहा जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि G20 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी नहीं हो पाएगा, तो भारत सरकार ने सभी देशों को राजी करके कमाल कर दिया। दिल्ली डिक्लेरेशन निश्चित रूप से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि G20 सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले तक ज्यादातर देश यही कह रहे थे कि आम सहमति नहीं बन पाएगी और शायद कोई साझा घोषणा जारी न हो और शायद अध्यक्ष की तरफ से एक बयान जारी हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि कुछ देश यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा करना चाहते थे, वहीं रूस और चीन जैसे देश चाहते थे कि इसका जिक्र ना हो। भारत इस खाई को पाटने में सफल रहा और ये काफी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि शशि थरूर ने सरकार की तारीफ की, तो बीजेपी की तरफ से शशि थरूर के बयान को तवज्जो दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि थरूर एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि G20 में मोदी ने आम सहमति से डिक्लेरेशन जारी करा के कितना बड़ा काम किया।
कांग्रेस के दूसरे नेताओं को शशि थरूर से सीखना चाहिए और देश की आलोचना करने के बजाय उपलब्धियों की तारीफ करनी चाहिए। वो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए कि नहीं, हमें आक्रमणकारी विस्तारवादी नीति का विरोध भी करना है और विकास की बात भी करनी है। तो एक प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है, तो थरूर साहब उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद करूंगा कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनके नेता भी जो विदेश में घूम रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा देखेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसका एक पक्ष और भी है। शशि थरूर ने G20 की सफलता के लिए मोदी सरकार की तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि G20 के लिए जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई, जिस तरह से मजदूरों की रोजी रोटी पर हमला हुआ, जिस तरह से विरोधी दलों की अनदेखी की गई, वो ठीक नहीं था। दो बातें बेहद निराशाजनक रहीं। इस आयोजन से जनता को पूरी तरह दूर रखा गया था। दिल्ली की सड़कें बंद कर दी गई थी। दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। इस दौरान उनकी कमाई नहीं हुई। मुश्किल वक्त में गरीबों का साथ देने और देश से गरीबी दूर करने के बजाय समिट के दौरान उसको छुपाने की कोशिश की गई। दूसरी खराब बात रही कि इस दौरान विपक्ष को कोई जगह नहीं दी गई। जिस तरह सरकार ने डिक्लेरेशन के लिए आम सहमति बनाने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष को इससे दूर रखा। यह तो बहुत खराब बात थी। विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया, विपक्षी दलों के सांसदों को भी नहीं बुलाया गया, विदेश मंत्रालय से संबंधित समितियों के सदस्यों तक को नहीं बुलाया गया। भारत खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन विपक्ष को इस आयोजन से पूरी तरह दूर रखा गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा जिस तरह सरकार ने G20 का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की, वो भी अच्छी बात नहीं। वो सरकार में है, उनका पूरा हक है, लेकिन भारत में पहले भी विश्व स्तरीय सम्मेलन हुए हैं। किसी और ने इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने विश्व गुरु बताकर इसका प्रचार किया। दिल्ली में हर 50 मीटर पर मोदी के पोस्टर बैनर लगाए गए थे। यह प्रचार ऐसा था मानो G20 मोदी और उनकी सरकार की पर्सनल उपलब्धि हो। कांग्रेस के राजनीतिक हमलों का जवाब दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया ने कहा कि विरोधी दल इसलिए बेचैन है क्योंकि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रहा है। सिंधिया ने कहा, जो लोग G20 को लेकर भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये उनकी छोटी सोच और उनकी जलन का सबूत है। कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो, तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटे करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक, और मैं कहूँगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक, G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है। दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश कैसे हुई, इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको बताता हूं। विरोधी दलों के नेता मानते हैं कि G20 समिट सफल रहा, लेकिन कुछ पार्टियां तो सफलता का क्रेडिट लेने लगी हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित इस डिनर में शामिल हुए थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी ने दावा किया कि G20 में नीतीश कुमार के कामों की वजह से भारत को दुनिया के सामने गौरवान्वित होने का मौका मिला। अब आप भी सोचेंगे ऐसे कौन से काम नीतीश कुमार ने किए। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की विरासत को दिखाया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की इमेज लगाई गई थी।
इसीलिए आज जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि हजारों साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी को नीतीश कुमार ने ही फिर से जिंदा किया था। अब मोदी नीतीश के किए काम को दिखाकर दुनिया भर से क्रेडिट लूट रहे हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का तस्वीर अगर लगाया गया तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता के सामने नतमस्तक न होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? पुनर्जीवित करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया वो पूरे दुनिया को आप दिखा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। जेडीयू के सहयोगी आरजेडी ने भी सरकार को घेरा। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, एक तरफ तो प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं को महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी गॉडसे के समर्थकों को सांसद बनाती है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टेक अवे ये है कि गांधी के पास कल सब गए थे, हे राम वाले गांधी। अब यही चर्चा देश में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्राध्यक्ष वहां आए तो सबको ले जाएं, लेकिन गोडसे के प्रशंसक संसद पहुंच जाएं, उनको देशभक्त मानने वाला। तो विरोधाभास होता है हमारे चरित्र में कि एक तरफ G20 डॉक्यूमेंट में हम कुछ और लिखते हैं और अपने मनसा वाचा कर्मणा में उन चीज़ों को उतारते नहीं। अब देखिए ना, चिंता हुई कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। हनोई में जाकर के पोटस प्रेसिडेंट ने जो बातें कही हैं वो अगर यहाँ बोलते और हमारे प्रधानमंत्री जी उसका थोड़ा प्रतिकार भी करते तो संदेश बेहतर जाता। तो ये सारी चीज़ें भी टेक अवेज का हिस्सा है। कल मुझको सबसे बेहतरीन इंटरवेंशन ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला का लगा। उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे बात की, ऑब्सीन इमेजेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की बात की। ये सारी चीज़ें पूरे विश्व का सरोकार होना चाहिए, और खास करके हमारे यहाँ जहाँ अनइमेजिनेबल इनकम इनइक्वालिटी। लेकिन अपने आदत के अनुसार सबसे इंटरेस्टिंग बात लालू प्रसाद यादव ने कही। उन्होंने कहा कि G20 समिट तो हर साल होता है, सभी सदस्य देश इसकी मेजबानी करते हैं, लेकिन कोई इतना पैसा खर्च नहीं करता जितना मोदी सरकार ने कर दिया। लालू यादव ने कहा कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशी मेहमानों की आवभगत की, लेकिन इससे देश की आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे क्या होगा? देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा करके देश का प्रकृति बर्बाद करते हैं। देश के आम जनता को क्या फायदा होगा ढोंग करने से? लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पैसे को पानी की तरह बहाया, जनता के पैसे की बर्बादी की। लेकिन उनके गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी का दावा है कि G20 समिट के लिए दिल्ली को सजाने संवारने के लिए केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, सारा पैसा दिल्ली सरकार का लगा। दिल्ली सरकार की मेहनत से दिल्ली का कायाकल्प हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कैबिनेट के 2 मंत्रियों आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ने कहा, G20 समिट को दिल्ली वालों ने अपने पैसे से कामयाब बनाया। दिल्ली को सजाने और बेहतर बनाने के लिए सारी मेहनत केजरीवाल की सरकार ने की। हमने केंद्र सरकार से करीब 900 करोड़ रुपए का एस्टीमेट मांगा था, भेजा था उनको कि करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे G20 की तैयारियों के लिए, जो कि केंद्र सरकार से कभी नहीं मिले। फिर ये डिसाइड किया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि G20 और देश बड़ा है, पैसा इनसे मिले या ना मिले। और फिर दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से, दिल्ली वालों के पैसे से सारी की सारी जो है तैयारियां की। तो कोई अलग से हेड नहीं है जो मैं बता सकूं कि इतना हेड में पैसा लिया गया जो खर्च कर दिया गया। अपनी किटी से जो है डिपार्टमेंट, जैसे PWD विभाग में जो पैसा था उन्होंने अपने विभाग का पैसा खर्च किया, टूरिज्म ने अपने विभाग का खर्च किया, हेल्थ ने अपना किया। तो ऐसा कोई हेड नहीं था, मगर अपनी तिजोरी से, दिल्ली वालों की तिजोरी से पैसा खर्च हुआ। मैंने आपको ललन सिंह, मनोज झा, लालू यादव, अधीर रंजन चौधरी और सौरभ भारद्वाज की बात इसलिए सुनवाई ताकि आप समझ सकें कि मौका कोई भी हो,
मंच कितना भी बड़ा हो, भले ही देश की प्रतिष्ठा का सवाल हो, लेकिन हमारे देश में नेता सियासी नफे नुकसान से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते। ये सही है कि इससे पहले दूसरे देशों ने भी G20 समिट की मेजबानी की, लेकिन न तो कभी किसी समिट की दुनिया में इतनी चर्चा हुई और न किसी देश के विरोधी दलों ने इससे पहले G20 समिट के लिए अपनी सरकार की आलोचना की। यह हमारे देश में ही हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश के नेताओं को कम से कम G20 को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें छपी हैं उन पर गौर करना चाहिए। मैं कुछ बड़े मीडिया संस्थानों के हेडलाइंस आपको बताता हूं। अमेरिका के ABC न्यूज ने लिखा कि G20 समिट में भारत ने बटी हुई दुनिया की ताकतों को एकजुट किया। यह मोदी की डिप्लोमेटिक जीत है। एक और अमेरिकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग ने लिखा कि G20 में भारत की जीत अमेरिका को सबक सिखाती है कि आक्रामक होते चीन को कैसे काउंटर किया जाता है। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि G20 समिट में भारत छा गया। डिप्लोमेटिक इश्यूज पर लिखने वाली पॉलिटिको ने लिखा, भारत का टाइम आ गया है। मोदी ने दिखा दिया वो वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा, G20 सम्मेलन भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी भारत में G20 समिट की कामयाबी को मोदी की लीडरशिप का कमाल बताया। मुझे लगता है कि आज जब पूरी दुनिया भारत की लीडरशिप की तारीफ कर रही है, तो विरोधी नेताओं को भी देश के सम्मान के मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। आजकल विरोधी दलों के अलायंस में शामिल MK स्टालिन की पार्टी DMK भी रोज नए नए गुल खिलाती है, रोज सनातन धर्म पर नए तरीके से हमला करती है। MK स्टालिन के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टालिन सबसे आगे हैं और आज उन्होंने फिर आग लगाने की कोशिश की। उदयनिधि ने पहले सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, सनातन के सर्वनाश की बात कही थी। आज उदयनिधि ने कुछ कहा नहीं, ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की। पिक्चर में जलती हुई मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल है। मैसेज क्लियर है, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाओ। और उदयनिधि पहले ही सनातन को डेंगू और मलेरिया बता चुके हैं। हालांकि आज उदयनिधि से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आपको इसका जो मतलब निकालना निकालें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा गया कि बीजेपी से बड़ा इशू बना रही है, सनातन को गाली देने से पूरे मुल्क में नाराजगी है। इस पर उदयनिधि ने कहा कि बीजेपी परेशान है तो बीजेपी से पूछो। Whatever meaning you want to take it, you take it. So Congress has distanced itself from the comment made by you, sir. That they say that they don't support. Every party has every ideology, so you cannot expect all the parties to give it to me. Sir, BJP is demanding Shekhar Babu's resignation. So they protest. Can you please ask Mr. Shekhar Babu? How can I talk for him? What are you planning? No, whatever meaning. Earlier you caused an issue with a brick, now mosquito coil. Okay. उदयनिधि को जवाब दिया तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने। अन्नामलाई ने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि किसी धर्म को गाली देकर वो हीरो बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अन्नामलाई ने कहा, जो लोग परिवारवाद के कारण राजनीति में आए वो ये न भूलें कि जनता सबका हिसाब करती है। जो लोग आज सनातन को गाली दे रहे हैं, जनता उन्हें सजा देगी। Some people are incorrigible. They think by demeaning a religion, by speaking bad about somebody, they think they're heroes. Because people want to overnight fame. They didn't come by themselves. They just came because they belong to a dynasty. So people believe they can say whatever they want. Now we believe the law of the land and the people of the country are the final judges. They are not going to allow this deed to go unpunished. उदयनिधि के बयानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की। शिवराज सिंह ने कहा, जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन का बाल भी बांका नहीं होगा। शिवराज ने कहा कि सनातन को गाली देने वालों को अंदाजा नहीं है कि उनके बयानों से लोगों में कितनी नाराजगी है। सनातन पर उंगली उठाने वाले इसके पहले भी हुए। कई लोगों ने हमले किए हमारे देश पर, लेकिन वो सनातन संस्कृति को
कभी समाप्त नहीं कर पाए। सनातन संस्कृति अद्भुत है। सनातन है क्या? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। सिया राम मैं सब जग जानी हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इस तरह किसी को भी सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सहन भी नहीं होगा। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। रोज कुछ और मसाला लगाकर उसे पेश कर देते हैं। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इन दोनों की सियासत को सूट करता है। तमिलनाडु की सियासत में इसका महत्व है। लेकिन हैरानी तो यह है कि इस सवाल पर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी और खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसी पार्टियां खामोश हैं। शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, लालू हों या फिर उद्धव ठाकरे हों, किसी ने उदयनिधि को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन किसी ने उनके बयान का विरोध भी नहीं किया, आलोचना नहीं की, बयान वापस लेने की मांग नहीं की। उद्धव ठाकरे ने तो आज एक और नया कारनामा कर दिया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी देश में दंगे करवा सकती है, गोधरा जैसी घटना हो सकती है। जलगांव में उद्धव ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे राम भक्तों की गाड़ी पर, ट्रेन पर हमला हो सकता है। इसके बाद दंगे भड़क सकते हैं। उद्धव ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो सत्यपाल मलिक और महुआ मित्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तारीख तय है। मुझे किसी ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन 23 जनवरी को होगा। स्वागत है, पर इनका दांव ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर के लिए देश भर से लाखों हिंदुओं को बुलाएंगे। बस ट्रेन सभी में भरकर लोग आएंगे। जब वहां से वो लौट रहे होंगे तब बीच में कहीं गोधरा कांड जैसा करवाएंगे। हो सकता है हमला हो सकता है, किसी बस्ती में बस जला सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, इंसानों को मार सकते हैं। फिर एक बार देश जल उठेगा, फिर एक बार वही सब होगा। घरों की होलियां जलाएंगे और उसी होली में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये सभी उनके दांव पेच हैं। जैसे ही उद्धव ने गोधरा जैसी घटना पर आशंका जताई, बीजेपी पर दंगों की प्लानिंग का इल्जाम लगाया, तो विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियों ने इस मुद्दे को लपक लिया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता मनोज झा ने उद्धव की बात का समर्थन किया। मनोज झा ने कहा कि उद्धव ठाकरे इतने साल बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है। सिर्फ हमारे साथी नहीं है, बहुत सीनियर नेता, सालों साल बीजेपी के साथ रहे हैं, उनके चरित्र से वाकिफ। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एक मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देश चुनाव तो 20 झेल लेगा 5 साल के अंदर। आग जो लगेगी न देश में, जो लगती है, बुझती नहीं। मणिपुर बुझ पाया आज तक, कोई सलूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, तमस पढ़िए। तमस में मंदिरों में गाय काट के फेंकते थे, मस्जिद में सुअर। ये कौन लोग थे? आजकल उनको पॉलिटिकल प्रीमियम काफी बढ़ गया। एक देश के रूप में ना, हम सबका साझा सरोकार होना चाहिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दंगों की बात करके राम मंदिर के उद्घाटन से जोड़कर सियासी माहौल गर्म करने की कोशिश की, तो उन्हें तुरंत जवाब भी मिला। महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा, पहले इसी तरह की बात संजय राउत ने कही। अब उद्धव ठाकरे खुद दंगों की आशंका जता रहे हैं। गिरीश महाजन ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान खुद उद्धव और उनके साथी दंगा कराने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऐसे दिमाग से कैसी बातें निकलती है। क्या उनको देश में वापस फिर से ऐसे ही दंगल वगैरह करानी है, या उनको कोई समाज को लड़ाना है? एक जिम्मेदार एक सीएम वो है उद्धव जी, और जब ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता कि उनके बारे में मैंने क्या कहना, टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन ये बिना मतलब लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
अभी उनके आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, कोई बचा नहीं है, इसलिए उनकी क्या कोशिश है क्या नहीं ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो इनका तो कोई प्लान नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इनको ही कुछ प्लान करना है, इनको ही कुछ ऐसे मतलब बातें करानी है वहाँ पर, तो इनके तरफ भी ज़्यादा ध्यान पुलिस ने देना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने बड़ी बात कही। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बाला साहब अगर जिंदा होते तो पूछते उनके बेटे को ये क्या हो गया। जिस राम मंदिर के लिए बाला साहब खुलकर लड़े, उसी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर उनका बेटा वोट के लिए घिनौनी राजनीति कर रहा है। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। इतना भव्य मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, संविधान पीठ ने भी सहमति दी, एक भी बलवा हुआ देश में? ये तो इस देश की संस्कृति है ना। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूँगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है। अब उद्धव ठाकरे ने ये क्यों कहा, इसको समझ लेते हैं। मोदी विरोधी मोर्चे में जो दल शामिल हैं, सबको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ा उत्सव बनेगा। चुनाव से पहले इसको लेकर जिस तरह का माहौल बनेगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। और जिस दिन ये चर्चा शुरू हुई कि राम मंदिर का उद्घाटन बाला साहब के जन्मदिन 30 जनवरी को हो सकता है, तब से उद्धव और ज्यादा परेशान है। ये बात उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनकी सारी राजनीति सिर्फ बाला साहब के नाम और उनके घर पर टिकी है। अगर बीजेपी ने उसको भी हाईजैक कर लिया तो वो क्या करेंगे? इसी बात से परेशान होकर उद्धव ने नया शिगुफा छोड़ा। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कहां से आई ये तो नहीं बताया, सोर्स का नाम नहीं बताया, लेकिन बात ऐसी कह दी जो भड़काने वाली है, खतरनाक है, लोगों के मन में डर पैदा कर सकती है। मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह से लोग इस ऐतिहासिक मौके से दूर रहें, कार्यक्रम उतना भव्य न हो जैसी तैयारी की जा रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी कि महाराष्ट्र में अभी से आग लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर माता सीता और शिवाजी महाराज के खिलाफ इंसल्टिंग पोस्ट डाली गई, जिसके बाद सतारा में माहौल खराब हो गया। सतारा में हिंसा हुई, हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियां जला दी गई, दुकानों का आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की हैं, 23 लोगों को अरेस्ट किया है। सतारा में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे लोगों की भावनाएं भड़कें। 15 दिन पहले भी सोशल मीडिया पर इसी तरह की बात लिखी गई थी। उस वक्त पुलिस ने एक व्यक्ति को ऐसी पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया, उस पर एक्शन लिया था। माहौल खराब होने से पहले ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इस बार लोग भड़क गए। लोकल लोगों का कहना है कि सतारा में हिंसा हुई नहीं, करवाई गई, क्योंकि पथराव और आगजनी करने वाले दंगाई बाहर से आए थे। 9:30 बजे से कुछ तो चालू हुआ गड़बड़, सब कुछ इधर उधर के सब लोग आने लगे, लड़के आने लगे और चालू हुआ सब कुछ, तोड़ फोड़ करने लगे। क्या कुछ 2 लड़के थे, उन्होंने कुछ तो कमेंट की ऐसे वैसे, इसलिए वो क्या ना, वो सब लड़के बहुत थे ना, 1000-1500 के आसपास लड़के थे सब, इसलिए आक्रोश में थे सब लोग। बाहर से आए थे, अच्छा, पूरे इलाके से आए थे। ये दुकान ऐसा ही आगे से खुला था क्या, और हम लोग क्या किया, वो खाली शटर नीचे खींचा और भग के अंदर चले गए। आदमी जैसे आए भीड़ वैसा शुरू किया, उन्होंने मार तोड़ करने ये करने शुरू किया। पत्थर फेंके, ये गाड़ी जो है सो उधर लेके उसमें का पेट्रोल निकाल के वो गाड़ी पर डाले, वो दुकान में डाले और सब छिलका के दिए। हालांकि जैसे ही सतारा में हिंसा हुई, वैसे ही संजय राउत का बयान आया।
संजय राउत ने कहा, उन्हें तो मालूम था ऐसा ही होने वाला है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे वैसे वैसे ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नफरत फैला रही है। ये होगा ना। हमने तो पहले भी कहा था कि चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में दंगे करवाए गए लोग। चुनाव से पहले महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में लोग दंगे करवाना चाहते हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, और उसकी शुरुआत ये लोगों ने कर दी। ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के सारे नेता इसी लाइन पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली में नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार ने सतारा में हुई हिंसा को सरकार की साजिश बताया। इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी ना तो ये पुरस्कृति है, किसी ने ये प्लान करके ही किया है, ये उजागर होगा। अगर इसकी जांच रिटायर्ड जज से होती है या और ऐसे एजेंसी से होती है कि जो एजेंसी एकदम फेयर हो, तो मुझे लगता है कि सातारा की दंगल या घटना जो घटी है, ये इसके पीछे निश्चित रूप से सत्ताधारी हो या विरोधी हो, वो नाम उजागर हो जाएगा। सतारा में अब शांति है, हिंसा करने वाले पकड़ लिए गए हैं, इसलिए सतारा की आग तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन विरोधी दल अब मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस विपक्षी रणनीति को समझते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार जल्दी से जल्दी मराठा आरक्षण पर कोई फैसला कर सकती है। मुंबई में इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। आरक्षण इस बैठक में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, छगन भुजबल, वेट्टीवार, जयंत पाटिल सब मिलकर डिस्कस करेंगे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा समाज के साथ है। उनकी सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आंदोलन पर उतरे मराठा संगठन भी उनकी मजबूरी समझें और उन्हें कुछ वक्त और दें। सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी उभा आहे। सरकार मराठा समाज के साथ है। मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर सरकार की भूमिका स्पष्ट है। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मराठा समाज को आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। मराठा समाज की शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति करना ये पहला काम है। हमने इसके लिए कमेटी बनाई है जो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को आरक्षण के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। सरकार मराठा समाज के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि ऐसा फैसला हो जो टिका रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं, क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से विनती भी कर रहे हैं। हम ऐसा आरक्षण देंगे जो टिकेगा, फुल प्रूफ होगा। इस तरह की स्पष्ट भूमिका सरकार की है। एक बात और है, जो दूसरे समाज हैं जैसे ओबीसी समाज, उनके आरक्षण में कोई कमी नहीं की जाएगी। इतर समाजाचं आरक्षण की मांग पर मराठा समाज अड़ा हुआ है। ठाणे में आज रिजर्वेशन की मांग को लेकर बंद रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने बस और गाड़ियों को रोका, लोगों से दुकानें बंद रखने को कहा। एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एमएनएस ने इस बंद का सपोर्ट किया। कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने कहा, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होगी। सरकार अगर मराठा आरक्षण पर कोई फैसला लेगी तो विपक्ष सपोर्ट करेगा। इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ, हमारी पार्टी भी है। और जो सकारात्मक प्रयास करेगी सरकार, उसके साथ हम रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या हमें बताते हैं, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या करने वाले हैं। जो अच्छा करने वाले होगा, जो सकारात्मक उनका होगा, उनके साथ हम रहेंगे। एक तरफ तो मराठा समाज को मनाना शिंदे सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, दूसरी तरफ ओबीसी समाज भी सड़क पर उतर आया है। ओबीसी समाज का कहना है कि मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उनका हक छिन जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी समाज को भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। ओबीसी समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आमचं एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वातलं जे सरकार आहे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की जो सरकार है वो ओबीसी समाज के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय नहीं होने देगी। ओबीसी समाज में जो डर है उनका आरक्षण कम होगा, ऐसा कुछ भी सरकार नहीं करने जा रही है।
ओबीसी समाज खुद को अलग ना समझे। दो समाज आमने सामने आए, ऐसा कोई भी फैसला सरकार नहीं लेगी। सभी समाज के नेता कोई भी स्टेटमेंट देते वक्त ये ध्यान रखें कि उनके बयान से दूसरे समाज की भावना को चोट ना पहुंचे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। मराठा आरक्षण को लेकर विरोधी दल दोहरी चाल चल रहे हैं। मराठा समाज के लोगों को आरक्षण के नाम पर भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों को यह कहकर भड़का रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार मराठा आरक्षण देकर दूसरी पिछड़ी जातियों का हक मार लेगी। मतलब मराठों से कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन लो और पिछड़ी जातियों से कहा जा रहा है कि अपने कोटे से किसी को कुछ मत लेने दो। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ धरने पर बैठे मराठा समाज के लोग, और सरकार को दोनों को संतुष्ट करना है और यह काम आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम में इस वक्त बारिश बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। सूखे की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में अच्छी बारिश हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे और महाकाल के दरबार में विधिवत पूजा की, शिवलिंग का अभिषेक किया और बारिश के लिए पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से महाकाल का शुक्रिया अदा किया। असल में शिवराज सिंह चौहान पिछले सोमवार को महाकाल के दरबार में आए थे। बारिश के लिए यहां पर विशेष अनुष्ठान करवाया था और महाकाल से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द अच्छी बारिश हो ताकि किसानों को फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई तो शिवराज सिंह चौहान आज फिर महाकाल के दरबार में पहुंचे, पंचामृत पूजन किया और उसके बाद मंदिर में बैठकर महारुद्र पाठ भी किया। पूजा संपन्न होने के बाद शिवराज सामने आए तो कहा कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं, ये बारिश उसी का नतीजा है। पिछले सोमवार को जब महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने, तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी, सब कुछ निर्भर था वर्षा पर। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूं। लेकिन कमलनाथ का दावा है कि भगवान भोलेनाथ ने शिवराज की नहीं, उनकी प्रार्थना सुनी है। असल में छिंदवाड़ा में 2 दिन पहले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा चल रही थी। कमलनाथ उनके यजमान थे। कमलनाथ ने कहा उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, इसीलिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है और पिछले 24 घंटों में महाराज जी आपके हमने जो निवेदन किया था आपसे कि यहाँ जो बरसात नहीं हो रही, किसानों के चेहरे में निराशा है, हमने निवेदन किया था आपसे, आपकी शक्ति से कि यह बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए, आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए। एक हफ्ते पहले तक जब मध्य प्रदेश में सूखे के हालात थे तो कमलनाथ सूखे के लिए शिवराज को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन बारिश हुई तो शिवराज और कमलनाथ दोनों क्रेडिट ले रहे हैं। हकीकत है कि चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ये दोनों लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की आस्था और विश्वास को समझते हैं। अगर चुनाव ना होता, न कोई सूखे की बात करता, न कोई बारिश की बात करता। वैसे पिछले 24 घंटों में यूपी के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है। भारी बारिश और बिजली गिरने के कारण यूपी में 19 लोगों की जान चली गई। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, मुरादाबाद, बिजनौर,
संभल, जालौन, झांसी समेत 22 जिलों में 50 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रामपुर और फतेहपुर में तो 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण लखनऊ में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम इलाकों में घरों में पानी भर गया है। सड़कों के बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई जगह सड़कें धंस गई हैं। कुछ इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के पानी के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अफसरों को फील्ड में जाकर मुश्किल में फंसे लोगों को मदद करने का निर्देश दिया। योगी को इस बात का भी अंदाजा है कि जब बारिश का पानी निकल जाएगा तो सड़कों की हालत खराब होगी, इसलिए योगी ने एडवांस में तैयारी शुरू कर दी है। योगी ने आज अफसरों को निर्देश दिए कि अब सड़क बनाने के जो भी टेंडर दिए जाएं, उनमें यह शर्त भी होनी चाहिए कि अगर 5 साल से पहले सड़क टूटी तो उसमें गड्ढे हुए तो ठेकेदार को सड़क बनानी पड़ेगी। 5 साल तक उस सड़क की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। योगी ने अफसरों से कहा कि सड़कों को टेंडर देने से पहले सुनिश्चित कर ले कि किसी माफिया या दूर दूर तक के उसके किसी रिश्तेदार को टेंडर ना मिले। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति इस ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जो नव निर्माण हो रही है, हमें ज्यादातर करना चाहिए नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती हैं? क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होगी, वाटर लॉगिंग होगी। क्या हम बहुत सारी जगह कन्वर्जन के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो? ये कोई सीक्रेट नहीं है कि सड़क बनाने वाले ठेकेदार गड़बड़ करते हैं। ज्यादातर जगहों पर मटेरियल जो टेंडर में लिखा जाता है उसके बजाय मिलावटी सामान का इस्तेमाल किया जाता है। बारिश होती है तो सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं और ये हर जगह होता है, हर राज्य, हर शहर में होता है। अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बात को समझा और अब 5 साल तक सड़क की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डालने का फैसला किया। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ बरसात के बीच चल रहे एशिया कप के मैच में विराट कोहली ने आज रनों की बरसात कर दी, कई रिकॉर्ड तोड़े। विराट ने तूफानी सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे और इसके साथ ही वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली ने 267 मैचों में 13,000 रन पूरे किए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 321 मैचों में 13,000 रन बनाए थे और रिकी पॉन्टिंग ने 13,000 रन बनाने के लिए 341 मैच खेले। 8,000 से लेकर सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। इतना ही नहीं, विराट ने वनडे में सबसे तेज 47 सेंचुरी बनाई है और सबसे कम मैच में 77 शतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। कोहली ने महज 561 मैचों में 77 सेंचुरी बनाई है। इतना ही नहीं, कोलंबो के जिस प्रेमदासा स्टेडियम में आज मैच खेला जा रहा है, इस स्टेडियम में खेले गए अपने पिछले 4 मैचों में कोहली ने शतक जड़ा। विराट कोहली के अलावा आज के मैच में केएल राहुल ने भी शानदार बैटिंग की। इंजर्ड होने की वजह से केएल राहुल पिछले कई महीनों से मैदान से दूर थे, लेकिन वापसी के बाद अपने पहले ही मैच में उन्होंने नाबाद शतक लगाया। कोहली और राहुल के इन 2 शतकों के दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 357 रन का विशाल टारगेट रखा है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।